हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड 2013। सो हमने लास्ट वीडियो में कंपनी क्या है वो हमने पढ़ लिया था, कंपनी के टाइप्स क्या क्या है हमने वो पढ़ लिया था, एंड इवन कंपनी के फीचर्स तक पढ़ लिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। हम अपना कंपनी कंपनी कर रहे हैं, बट कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं वो तो हमें पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। तो बस इस वीडियो में हम आगे की चीजें देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, इन जनरल नॉलेज होना चाहिए उसको। उस पर्सपेक्टिव से भी हम पढ़ते हैं। सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर क्या है। अभी प्रमोटर का मैं इन जनरल सिंपल मैं अगर आपको बताऊं कि वो इज द प्रमोटर, तो प्रमोटर इज द पर्सन जिसके माइंड में ये आइडिया आता है कि हाँ मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। विच द प्रमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी। उसके माइंड में आता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, इसलिए मुझे ये कंपनी चाहिए है, मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। वो हमारा प्रमोटर होता है। एंड वही प्रमोटर क्या करता है, क्योंकि उसके माइंड में आइडिया है, तो वही क्या करेगा, उसकी सारी फॉर्मेलिटी जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इनकॉर्पोरेशन से related जो भी फॉर्मेलिटीज है वो प्रमोटर कंप्लीट करेगा फॉर द कंपनीज रजिस्ट्रेशन। एक ये चीज नोट करने लायक है कि जो भी एज अ प्रोफेशनली कैपेसिटी में जो काम कर रहा है ना, उसको हम प्रमोटर नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैंकर है, अकाउंटेंट है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या कंपनी सेक्रेटरी है, तो उनको हम प्रमोटर नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से अगर उन्होंने हमें कंसल्टेंसी दी है तो उनको हम प्रमोटर नहीं कंसिडर करेंगे। ये आपका इन जनरल मीनिंग था प्रमोटर का। कंपनीज एक्ट में भी प्रमोटर की डेफिनेशन दी हुई है, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 69 में दी हुई है, जो कि हमें ये बताता है प्रमोटर मीन्स अ पर्सन जिसका हमने प्रोस्पेक्टस एंड एनुअल रिटर्न में नाम लिखा है एज अ प्रमोटर। अभी प्रोस्पेक्टस जब भी हम आईपीओ लॉन्च करते हैं, आईपीओ रिलीज करते हैं, तो उसमें जो भी हमारा कंपनी की इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एज अ प्रोस्पेक्टस दी जाती है। तो उसमें जो भी प्रमोटर का नाम होता है, जो फाउंडर होता है, जो प्रमोटर होता है, उसका नाम मेंशन किया था, उसे प्रमोटर माना गया है। एंड प्रमोटर इज द पर्सन जिसके पास कंपनी के अफेयर्स का पूरा कंट्रोल होता है। वो भले एज अ शेयर होल्डर हो सकता है और एज अ डायरेक्टर होता है, क्योंकि जो जिसके माइंड में आइडिया है कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो डेफिनेटली वो उसके शेयर से होल्ड करेगा, और डेफिनेट वो डायरेक्टर की पोजीशन में होल्ड करेगा, ताकि सो दैट वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके, इसीलिए। एंड सी क्लॉज में लिखा हुआ है दैट इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंपनी ऑफ द कंपनीज अकस्टम्ड। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके एडवाइस को सुनेंगे, उसके सजेशंस को, उसके एडवाइस को, उसके डायरेक्शन को वो सुनेगी और उसके अकॉर्डिंग काम भी करेगी। ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम टू डू। अकस्टम मीन्स हैबिचुअल और यूज टू एक्ट। सो ये हमारा प्रमोटर की डेफिनेशन थी। अभी हम आते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सो सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हमें ये बताता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। सो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक कंपनी इट इज 7 और मोर पर्सन। मतलब अगर आपके पास 7 मेंबर्स है, मिनिमम 7 ज्यादा हो सकते हैं, बट मिनिमम अगर आपके 7 पर्सन है तो आप एक पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इन केस प्राइवेट कंपनी में रिक्वायरमेंट 2 मेंबर्स की है, मतलब मुझे और मेरी एक फ्रेंड को अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो हम 2 जन मिलके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एंड ओपीसी 1 पर्सन कंपनी में अगर 1 पर्सन अगर चाहता है, जैसे अगर कनक मैनेजर चाहती है कि वो अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करे, तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकती है। तो ये सेक्शन थी हमारी बेसिक फॉर्मेलिटीज है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो बताता है उससे पहले आप, अगर आपके पास प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स नहीं है तो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी में आपके पास 7 मेंबर्स नहीं है तो आप 7 मेंबर्स नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते। सो सेक्शन 3 हमारा ये बताया। देखो हम सेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 1 में हमने शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एप्लीकेशन पढ़ा था। सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशन का था, एंड सेक्शन 3 हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का है। ओके, नाउ अभी हम आते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हमारा सेक्शन 7 में बताया गया है। अभी मैंने इसको एज अ पीपीटी प्रेजेंट किया है। जैसे पप्पी भाई जो हैं वो हमारे क्या है, हमारे प्रमोटर हैं। उनके माइंड में आइडिया है, उनके दिमाग की बत्ती जली है कि हाँ मुझे ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, ये बिजनेस करना है और ये काम करना है। अभी उनके माइंड में तो आ गया है कि हाँ मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, बट कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके लिए वो आरओसी, आरओसी क्या, रजिस्ट्रार और कंपनीज के पास जाएंगे कि देखो देखो
मुझे ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो आरओसी को क्या बोलेंगे? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बोल दिया और काम खत्म। डेफिनेटली वो कुछ डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि हाँ, ये मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, हम इतने मेंबर्स हैं, हम इतने सब्सक्राइबर्स हैं, हम इतने शेयर्स होल्ड करने वाले, वो सारी चीजें बताएंगे। वो किस फॉर्म्स के थ्रू बताएंगे? वो एक स्पाइस, जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जो कि पहले INC 32 बोल दो या स्पाइस बोल दो, उसके थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे। प्लस उसके साथ कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो हम आगे देखने वाले हैं, वो दोनों चीजें वो क्या करेंगे, आरओसी को सबमिट करेंगे। अब आरओसी के पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, आरओसी क्या करेगा? आरओसी का जो भी ऑथराइज पर्सन होगा वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। क्या करेगा? सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आरओसी इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या लिखा होगा? कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होगा। जैसे हमारा पेन नंबर होता है, जैसे हमारा आधार नंबर होता है, वैसे ही कंपनी भी एक अलग सेपरेट एंटिटी है, इसलिए इसके लिए क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर है? इसके लिए कंपनी इन आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हम बोलते हैं सिन। तो वो उस डॉक्यूमेंट, उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कोई एक डेट मेंशन की होगी। उस डेट से हमें क्या माना जाएगा कि हमारी कंपनी इस डेट से इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। सो ये सिंपल प्रोसीजर है इनकॉर्पोरेशन कंपनी। इनकॉर्पोरेट सेक्शन 7 डिफाइन करता है। अभी हमने देखा कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, जो हमें सबमिट करने हैं आरओसी को। अब वो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम इस देखते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे हमें डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जिसमें से हमारा पहला है, हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कि हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं क्या होते हैं। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ उधर एमओएन एओए क्या होता है। एमओए में हमारे कुछ कंटेंट्स होते हैं, जैसे हमारा नाम क्या होगा कंपनी का, हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस क्या होगा, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे होगा, शेयर कैपिटल क्या होगी, एसोसिएशन क्लॉज दैट इज कौन, नॉमिनी कौन होगा, वो सारे डिटेल्स हम एमओए में लिखेंगे। एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली हमारा बताता है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, बताता है कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे काम करेगा। वो सारी चीजें हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से पता चलती हैं। देन पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर। पर्टिकुलर्स क्या होंगे? पर्टिकुलर्स होंगे हमारा नेम क्या होगा इंक्लूडिंग सरनेम, देन रेजिडेंशियल एड्रेस एवरी सब्सक्राइबर का, नेशनैलिटी क्या है उनकी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होगा। ये चार चीजें हैं जो एवरी सब्सक्राइबर्स क्या होता है? सब्सक्राइबर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे हमने देखा ना, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स हैं। जो 7 मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको सब्सक्राइबर बोला जाता है। प्राइवेट कंपनी में 2 है तो उनको 2 लोगों को सब्सक्राइबर जो होगा, वो लोग जो सबसे पहले कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए उनको सब्सक्राइबर बोला जाता है। एंड देन वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद वो मेंबर बन जाते हैं, वो बाद में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद। ठीक है। देन थर्ड इज द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी डायरेक्टर। जो भी डायरेक्टर्स हैं वो भी अपना नाम इंक्लूडिंग सरनेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। एंड डायरेक्टर के लिए क्या है हमारे पास? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कि उनको डिन लेना पड़ेगा, उनको डिन नंबर लेना पड़ेगा, और उनको डिन सबमिट करना पड़ेगा अपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वाइल सबमिटिंग टू द आरओसी। फोर्थ इज द एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। देखो अभी अभी हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, हम आरओसी को सबमिट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो हमें ये भी नहीं, हमें बस प्लान किया कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, बट अभी वो बना नहीं है। तो उसके तब तक के लिए अगर आरओसी को हमसे कुछ भी बात, डॉक्यूमेंट शेयर करवाने हुए या हमें कुछ भी बताना हुआ, तो उसके लिए क्या करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, कहाँ पे हम कोई भी पोस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस भी सबमिट करना होगा कि तब तक हम आरओसी और हमारे बीच के लिए एड्रेस क्या होगा। देन लास्ट इज द डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन भी बहुत जरूरी है। अब डिक्लेरेशन कौन कौन लोग देंगे? डिक्लेरेशन 2 टाइप ऑफ पर्सन है। फर्स्ट, जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे थे, जो कि इस कंपनी के फॉर्मेशन में इंक्लूड थे, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए है, एंड एडवोकेट्स, जो भी हैं वो डिक्लेरेशन देंगे कि हाँ, इस एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई है विथ रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन। विथ रिस्पेक्ट टू whom? विथ रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन। ठीक है। एंड उसके बाद फ्रॉम डिक्लेरेशन कौन से साइड से जाएगा? सेकंड होगा हमारा फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, उनके साइड से भी हमारा डिक्लेरेशन जाएगा। अभी वो डिक्लेरेशन क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि हम इस कंपनी
कि इस कंपनीज एक्ट या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में हमें गिल्टी नहीं पाया गया है फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स, मतलब पिछले 5 सालों में इस कंपनीज एक्ट में, ना ही प्रीवियस कंपनीज एक्ट में हमें किसी भी जुर्म जुर्म के लिए हमें गिल्टी नहीं ठहराया गया है। सेकंड डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंट ये है कि हम उनके प्रमोशन, कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट के लिए हमें कभी भी गिल्टी नहीं समझा गया है, हमें किसी कभी भी कन्विक्ट नहीं किया गया है। एंड लास्ट वन इज द डॉक्यूमेंट, जितने भी हमने रजिस्ट्रार को सबमिट किए हैं उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने लिखी है वो ट्रू एंड करेक्ट है एज पर माई नॉलेज। जो भी डायरेक्टर्स या सब्सक्राइबर्स हम बताएंगे कि मेरे हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स अंदर सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट एंड कंप्लीट है। नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। मतलब हमने देखा ना कि हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने वाले हैं। अब इफ सपोज कि अगर कोई फॉर्मेशन के टाइम पे गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैवी हैं, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हो, उसमें अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके लिए सच में सजा बड़ी होनी चाहिए। इसलिए अब इसमें भी 2 टाइप, अगर आपने एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही पता चल गया कि हाँ, इस बंदे ने या इस पर्सन ने गलत डिक्लेरेशन दिया या गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, तो उसको सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट में उसको फ्रॉड के लिए लायबल माना जाएगा। अब इस सेक्शन 447 में क्या है, वो हमें फाउंडेशन के हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारे इंटर के सिलेबस में है, इसलिए हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप इतना याद रख सकते हो कि सेक्शन 447 जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड के लिए है, उसमें सजा मेंशन है, उसमें मॉनेटरी भी पनिशमेंट है एंड उसमें इम्प्रिजनमेंट की भी पनिशमेंट है, वो दोनों है। तो उसके लिए लायबल होगा अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई उन फॉल्स डिक्लेरेशन और फॉल्स इन्फॉर्मेशन से, बट बाद में आरओसी को पता चला है कि इस कंपनी ने तो झूठे डॉक्यूमेंट से कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, तो उसके लिए क्या सजा है। अब उसके लिए ये तो है ये कि सेक्शन 447 के लिए लायबल होंगे जिसने भी गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट किया, बट ट्रिब्यूनल, जो कि ट्रिब्यूनल है, वो भी ऑर्डर पास कर सकता है। वो क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है, वो ये कह सकता है कि अब मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। हम ये कहते हैं ना मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, बट कहती है कि हाँ, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड और उनके पर्सनल एसेट्स भी हम लेके आ सकते हैं इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, तो वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। सेकेंड, वो आरओसी को बोल सकते हैं कि इस कंपनी का नाम हटा दो अपने रजिस्ट्रार से, तो कंपनी का नाम भी रिमूव किया जा सकता है। थर्ड, कि वो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी का ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, या इसके अलावा भी अगर ट्रिब्यूनल को कुछ और ऑर्डर सही लगता है तो कुछ और ऑर्डर भी पास करवा सकती है। ठीक है। देन हमारा आता है कि इन सब ऑर्डर पास करने से पहले ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जरूर देखा। अब देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन सारे लॉज में ये चीज मोस्ट ऑफ द सेक्शंस में जब भी कोई फ्रॉड का या कोई भी पनिशमेंट का है तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हमें हमेशा दी जाएगी कि सामने वाले का भी तो हमें सुनना चाहिए ना, कि सामने वाले का क्या कहना है, तो उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उससे अपनी बात से कहने का मौका मिलेगा, सफाई देने का भी मौका मिलेगा। एंड देन आता है हम ट्रिब्यूनल कंसिडर करेगा ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन इतना हैवी भी है क्या, मतलब क्या उसने गलत इन्फॉर्मेशन कोई ऐसे इतना मेजर नहीं, मेजर उसने इन्फॉर्मेशन फॉल्स नहीं दिया है तो डेफिनेटली सजा कम होगी। अगर बहुत बड़ी अगर गलती किया तो डेफिनेटली उसकी सजा बड़ी होगी। एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं हमारा सेक्शन 9। तो सेक्शन 7 में हमने क्या पढ़ा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ा। अभी आता है सेक्शन 9, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, की कंपनी रजिस्टर हो गई बट उसका इफेक्ट क्या है, रजिस्टर हो गई तो क्या। अब रजिस्टर हो गई तो उसके लिए क्या है, तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं ना, तो उनको सब्सक्राइबर क्या बन जाते हैं, हमारे मेंबर्स बन जाते हैं, क्योंकि जब तक कंपनी रजिस्टर नहीं हुई थी उन्हें सब्सक्राइबर बुलाया जाता है। एंड जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो उनको हम मेंबर्स बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे हम, मेंबर्स, दे आर द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। एंड सेकेंड इफेक्ट इज दैट कंपनी, हमारी कंपनी भी एक सेपरेट लीगल पर्सन बन जाती है ना, तो कंपनी के जितने भी हमारे फीचर्स हैं वो सब सब एप्लीकेबल हो जाएंगे। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होगा, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, कंपनी की कॉमन सील हो भी सकती है या हो नहीं भी सकती है, कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, एंड कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी भी क्या होगी, लिमिटेड होगी। कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल करता है। वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बैंक अकाउंट ओपन करा सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो ये हमारा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। अभी इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ये कौन सी डेट से होगा, मैंने आपको बताया ना कि आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करती है, उसमें
उसमें हमारा कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होता है, तो उस डेट से जो सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन है कि हाँ इस डेट से फॉर एग्जांपल 30th मई से माना सर्टिफिकेट मेंशन है, तो 30th मई से ये माना जाएगा कि सारे सब्सक्राइबर मेंबर हो चुके हैं और हमारी कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन बन चुकी है। ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये था, एंड इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी सेक्शन नंबर 10, क्योंकि एमओए एंड एओए का मीनिंग हमें नहीं पता सेक्शन 10 क्या होता है। और इनके सीधा आया मैं जस्ट ब्रीफ में बता देती हूँ कि एमओए एंड एओए बाइंड करेगा कंपनी एंड मेंबर्स, मतलब ये कंपनी पे भी लागू होगा एंड मेंबर्स पे भी लागू होगा। दोनों एमओए एंड एओए को फॉलो करेंगे। That's it. अभी इसी पे सेक्शन 9 और जो हमारा है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस पे ये केस लो है जो कि फेमस केस लो है, बट ये बहुत पुराना केस लो है। मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि इस केस में क्या था। केस का नाम है मेसर्स हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस श्याम सुंदर झुंझुनवाला। इसमें क्या होता ना, एक पर्सन था मिस्टर बनारसी प्रसाद झुंझुनवाला, जिसके पास शेयर्स थे हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड के। अब उसने क्या किया ना, बनारसी प्रसाद झुंझुनवाला ने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर किसको किए, उस उन्होंने अपने बेटे को किए एंड अपनी बहू को किया। सन एंड डॉटर इन लॉ को किया। अब इस सन का नाम क्या था, श्याम सुंदर झुंझुनवाला सन का नाम था। अब इन्होंने ट्रांसफर तो कर दिए, बट ट्रांसफर को रजिस्टर तो कंपनी करेगी ना, हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड करेंगे, बट कंपनी के डायरेक्टर्स ने ट्रांसफर रजिस्टर करने से उनको मना कर दिया कि हम ये ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करेंगे बेस्ड ऑन सम रीजंस। डायरेक्टर्स ने रिफ्यूज कर दिया। अभी श्याम सुंदर झुंझुनवाला क्या करते हैं, वो अपील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर पास करती है कि श्याम सुंदर झुंझुनवाला इज करेक्ट, तो कंपनी को ये ट्रांसफर रजिस्टर करना चाहिए। वो कंपनी को ऑर्डर देते हैं, हरिनगर शुगर मिल को वो ऑर्डर देते हैं। अब शुगर मिल क्या करते हैं, अब शुगर कंपनी जाती है हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास और वो अपील करती है सुप्रीम कोर्ट को कि देखो देखो हमारा ये रीजंस थे, इस बेसिस पे हमने ये ट्रांसफर हमने मना किया था रजिस्टर करने से, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारे पास ऑर्डर आया है इसको रजिस्टर करने का। तो अभी आप जजमेंट हो, आप देखो कि हम सही हैं या गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डायरेक्टर का रिफ्यूजल है वो रिजनेबल है, क्योंकि ये राइट उनको एओ में दिया हुआ था, इसलिए उन्होंने अगर एक्सरसाइज किया है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि शेयर ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई रिजनेबल एंड बोनाफाइड रीजन होना जरूरी है, इसलिए ये रीजन डायरेक्टर का एकदम सही है। तो ये इस बेसिस पे मना कर सकते हैं। तो इस केस में भाईनगर शुगर मिल्स लिमिटेड की जीत हुई थी, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज जो किया था ट्रांसफर रजिस्टर करने को, वो एकदम सही किया था। क्योंकि लास्ट मिनट में, if you see ना जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द नीड फॉर अ रीजनेबल एंड बोनाफाइड बेसिस फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर शेयर ट्रांसफर इज करेक्ट। सो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। हम्म। अभी इसी में ही आगे हमारे केस क्लोज हैं, ये सारे आपके आईसीए मटेरियल के ही हैं, मैं बस आपको बता रही हूँ, बाकी सारे आपके आईसीए मटेरियल में भी गिवन है। सेकंड केस लो है कि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। अभी इसमें क्या सेक्शन 9 हमें क्या बोलता है, कंपनी हमारी क्या बन जाती है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी हमारी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, सेपरेट भी है लीगल एंटिटी भी है। तो लीगल पर्सन है तो क्या सिटीजन भी है क्या, सिटीजन है। अब क्योंकि सिटीजन्स को तो फंडामेंटल राइट्स भी दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या वो भी फंडामेंटल राइट्स भी मिल जाएंगे क्या कंपनी को। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि नहीं, लीगल पर्सन है भले, बट वो लीगल पर्सन सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी को फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कंपनी एक सिटीजन नहीं है ही, कंपनी इज जस्ट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। दैट्स इट। देन थर्ड केस जो है हमारा स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस सीडब्ल्यूटी मद्रास। इस कंपनी में क्या होता है ना, एक कंपनी दूसरे कंपनी के सारे शेयर्स को परचेज कर लेती है, मतलब वो क्या बन जाती है, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी बोल दो या कंट्रोलिंग कंपनी बोल दो, कंट्रोलिंग कंपनी बन जाती है। तो दूसरी कंपनी बोलती है कि हमारा तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, हमारे तो सारे शेयर से दूसरी कंपनी ने परचेज कर लिए, तो हमारा एग्जिस्टेंस तो खत्म हो गया ना। तो केस लो का जजमेंट आया कि ऐसा नहीं है, अगर आपके शेयर्स किसी और कंपनी ने परचेज भी कर लें तो भी आपका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है, आपको स्टिल एक सेपरेट ज्यूरिडिक एंटिटी माना जाएगा और आपका एग्जिस्टेंस बरकरार रहेगा। तो ये केस लो का जजमेंट था
जो कि आप देख सकते हो दैट इट विल नॉट सर्व एज अ मीन्स ऑफ पुटिंग एन एंड टू द कॉर्पोरेट कैरेक्टर ऑफ अनदर एंटिटी। सिर्फ आपके शेयर्स किसी और कंपनी ने अगर 100% एक्वायर कर लिए हैं तो आपका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा। सिमिलरली इसी लाइन में बोल सकते हो थोड़ा सा ये फोर्थ केस लो था जो कि हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस लो था। इस केस लो में बताया जाता है कि कंपनी एक सेपरेट पर्सन तो है, मेंबर्स अलग होते हैं, हमारी कंपनी अलग है, वो तो हम मानते हैं। बट इस केस में क्या होगा, जितनी कंपनी की जितनी भी शेयर कैपिटल थी ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास या बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे ना उनके पास शेयर्स होल्ड कर रहे थे। तो इसका क्या ये मतलब है क्या कि वो कंपनी अब है ही नहीं, क्योंकि उसके जितने भी शेयर्स हैं वो या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है या फिर हमारे गवर्नमेंट के अदर ऑफिसर्स के पास है। तो जजमेंट ये आया सुप्रीम कोर्ट का कि ऐसा नहीं है। अगर कंपनी के शेयर्स अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रही, वो सेपरेट लीगल एंटिटी अभी भी है। ओके, सो ये हमारे 4 केस लॉज थे जिनको आप एक बार रीडिंग करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। देन आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल क्या है हम देखते हैं। अभी अगर आप देखोगे ना, अभी ये क्लॉज मैंने लिखे हैं, आपको याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको याद करना जरूरी नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो याद करने जरूरी है। अभी कैपिटल क्या होती है? कैपिटल अगर आप देखोगे कंपनी के पर्सपेक्टिव से, कैपिटल एक एक मॉनेटरी अमाउंट है जिससे हमारा कंपनी का बिजनेस रन होता है। इट्स अ मॉनेटरी अमाउंट। अब इसमें पहले हम क्या करते हैं, ऑथराइज कैपिटल आती है। अभी ऑथराइज कैपिटल क्या है, जब भी हम अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम देते हैं कंपनी को, उसमें हम ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं। ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट है कि इतनी इतनी कैपिटल कंपनी इशू कर सकते हैं, इतने कैपिटल हो सकती है कंपनी के पास, और वो सब्सक्राइब करने के लिए इशू कर सकती है या मंगवा सकती है, मेंबर्स होल्ड कर सकते हैं। वो टोटल कैपिटल ऑथराइज की जाती है बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी इशूड टू द मेंबर्स। ठीक है, ये हमारा सिंपल मीनिंग है ऑथराइज कैपिटल का। एंड अब ऑथराइज कैपिटल में से भी हम क्या करते हैं ना, हम कुछ पार्ट हम इशू करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि ऑथराइज कैपिटल अगर मेरी 10 करोड़ है तो 10 करोड़ के 10 करोड़ मैं एक साथ ही इशू कर दूंगी, नहीं। हम उसको टाइम टू टाइम जब भी कंपनी को जरूरत होगी तब उसके हिसाब से टाइम टू टाइम सब्सक्रिप्शन मंगवाएगी, जनरल पब्लिक से। अगर पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी तो उसमें तो 200 मैक्सिमम पर्सन होता है तो उनसे। तो इशूड कैपिटल में वो क्या करेगा, कंपनी पब्लिक से मंगवा सकती है, इन जनरल मेंबर से मंगवा सकती है, और इशू करती है अपने शेयर्स टाइम टू टाइम जब भी कंपनी को जरूरत होती है अपने बिजनेस के लिए। जो तो ऑथराइज कैपिटल में से हमारा कुछ पार्ट इशूड कैपिटल होता है, कुछ पार्ट हमारा अनइशूड होता है जो कि हम फ्यूचर में इशू करेंगे। अभी कंपनीज एक्ट के जो शेड्यूल 3 है जिसमें हम बैलेंस शीट जो फॉर्मेट थी उसमें इशूड कैपिटल को दिखाना कंपलसरी है। इशूड कैपिटल इज कंपलसरी टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द पेज ऑफ द बैलेंस शीट, वो चीज आप याद रख सकते हो। देन अभी मान लो 10 करोड़ मेरी कैपिटल थी, ऑथराइज कैपिटल थी 10 करोड़ में से मैंने 1 करोड़ शेयर्स में 1 करोड़ की कैपिटल मैंने इशू की है। उसमें से मान लो सब्सक्रिप्शन मेरे पास 8 लाख के ही आए हैं, या सब्सक्रिप्शन मेरे पास आता है, आप देखते होंगे ना अकाउंट्स में, आपने पढ़ा होगा 11th एंड 12th में हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्रोरेटा सब्सक्रिप्शन करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं, वो सब। तो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा, जितना जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया। जनरल पब्लिक में अगर आपने 1 करोड़ इश्यू किए हैं तो आपके पास सब्सक्रिप्शन कितना है, 8 करोड़ का आया है, या आपके पास 12 करोड़ का है, तो वो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। और जितना सब्सक्राइब नहीं हुआ है वो हमारी अनसब्सक्राइब हो जाएगी। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का भी केसेस आता है जो आपने पढ़ा होगा। एंड देन सब्सक्राइब कैपिटल के ही दो पार्ट होते हैं, एक हमारा कॉल्ड अप कैपिटल एंड दूसरा मेरा अनकॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल बेसिकली मानो अगर आपके पास 10 रुपए का आपका एक शेयर है, 10 रुपए में से आपने 5 रुपए मंगवाए हैं कॉल के लिए, तो आपका कॉल्ड अप कैपिटल, बाकी जो 5 रुपए है वो अपने अनकॉल्ड अप कैपिटल में चला जाएगा। एंड आजकल 5 तो जितना आपका कॉल्ड अप अमाउंट है उतना पेड अप होता है, ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में नहीं अलाउड होता है। तो 5 रुपए अगर कॉल्ड अप किया है तो 5 रुपए ही आपको पे करना पड़ेगा, और सेम टू सेम हमारा पेड अप कैपिटल बन जाएगा। सो ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। नाउ वी सी व्हाट इज द शेयर। अभी शेयर क्या है? शेयर मीन्स अगर हिंदी में आप देखोगे शेयर हम बोलते हैं हिस्सा, कि मेरा शेयर क्या है इस चीज में। जैसे जैसे अगर आप देखोगे ना, ये इमेज में आपको शो रहा है कि एक बड़ा सा सर्कल है, यू कैन से दैट इट्स
ब्रेड ओनली, तो ब्रेड का एक हिस्सा उसके पास है एंड एक हिस्सा किसी और के पास है, तो दिस इज द शेयर ना, बेसिकली हिस्सा, मेरा हिस्सा कितना है। तो ये मान लो, अभी जैसे मान लो कंपनी की जैसे 10 करोड़ की कैपिटल है, 10 करोड़ में से उसने 1 करोड़ इशू किए। 1 करोड़ में मान लो जितने भी शेयर्स हैं, 1 करोड़ में मेरे अगर 10 लाख शेयर्स आते हैं, तो 10 लाख में से अगर मैंने 10,000 मैंने शेयर्स होल्ड कर लिए, तो मेरा हिस्सा कितना, मेरा हिस्सा 10,000 शेयर्स का है। बाकी 5,000 किसी और के पास होगा, 500 किसी और के पास होगा, किसी के पास 1 लाख शेयर्स भी होंगे, तो वो उनका शेयर है। तो शेयर मीन्स क्या है, शेयर मीन्स आपका शेयर कैपिटल में एक हिस्सा है, क्योंकि कंपनी के अगर 10 करोड़ कैपिटल है, उसमें से 10,000 शेयर्स तो आपके पास है ना, कंपनी के अगर 10 करोड़ शेयर्स हैं, उसमें तो 10,000 शेयर्स आपके हैं, तो वो आपका शेयर कैपिटल में एक हिस्सा है एंड इट इंक्लूड स्टॉक एज वेल। स्टॉक मीन्स द ग्रुप ऑफ शेयर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। सो ये आपके शेयर्स की डेफिनेशन थी। अभी नेचर ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमने कंपनी के फीचर में से शेयर्स के फीचर्स क्या है, तो शेयर्स के फीचर है, शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब शेयर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो। अभी ट्रांसफर के क्लॉजेस प्राइवेट कंपनी में डेफिनेटली रेस्ट्रिक्टेड है, बट पब्लिक कंपनी में ज्यादा फ्रीली ट्रांसफरेबल। आज डीमैट आजकल तो डीमटेरियलाइज फॉर्म में है, तो इसलिए आज मुझे अगर शेयर्स मैंने परचेज किया है, तो मैं थोड़े दिनों बाद मैं उसको बेच भी सकती हूँ ना, मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ आराम से, तो दीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन public company and private company where there are some restriction as well. Okay, so shares are movable property and shares shall be numbered as well. Shares का एक distinctive number होगा, डीमैट shares होते हैं आजकल वैसे। So shares shall be numbered, distinctive number, जिससे उनको distinguish या अलग किया जा सकता है। Now we see the type of share you can say or kinds of share capital you can say. अभी ये सेक्शन उन्हीं कंपनीज पे है जिनके पास कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। हमने देखा था ना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, कंपनी लिमिटेड गारंटी होती है, अनलिमिटेड कंपनी होती है, तो उसकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, उन्हीं में शेयर कैपिटल होगा ना। अभी हमारे, आप ये बोल सकते हो कि टाइप ऑफ शेयर्स क्या है, तो टाइप ऑफ शेयर, एक हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, एक हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं। एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर से हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगी, एंड प्रेफरेंस शेयर से क्या बनेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बनेंगे। अभी लॉ मेकर्स ने क्या किया ना, डेफिनेशन देखना, सेक्शन 43 बताता है द इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, तो ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब जितनी भी शेयर कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। अब बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, उसके लिए हमको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में है उन शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा। प्रेफरेंशियल राइट मतलब उनको दर्जा, मतलब उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर। वो क्या क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज कि उनको डिविडेंड में जो पहला पेमेंट किया जाएगा, पहला जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो प्रेफरेंस शेयर वालों को दी जाएगी, एंड सेकंड पे बचा तो इक्विटी शेयर वालों को दिया जाएगा। एंड जब भी लिक्विडेशन के टाइम पे रीपेमेंट किया जाएगा कैपिटल का, तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाएगा एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। गॉट इट। सो ये हमारी डेफिनेशन थी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी इस सेक्शन का, सेक्शन 43 का एक एक्सेप्शन है कि ये प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, और प्राइवेट कंपनी अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जैसे चाहे वैसे प्रेफरेंस दे सकती है, तो सेक्शन 43 प्राइवेट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पास, और ये बहुत आईसीआई की बुक में आई थिंक ये 3 पेज का, 3 to 4 पेजेस का कॉन्सेप्ट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगी पूरा अच्छे से। सो व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। सो व्हील मीन्स क्या, व्हील मीन्स घूंघट, इनकेस देखा होगा आप, मैं तो राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में तो कई लेडीज आज भी ऐसे घूंघट वगैरह रखती हैं, तो वैसे ही ये घूंघट बोल सकते हैं। ये क्या है, कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में एक एक पर्दा है, एक घूंघट है दोनों के बीच में। अभी कॉर्पोरेट, क्योंकि हमने कहा ना कि कंपनी अलग है हमारी और शेयर होल्डर्स अलग हैं, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में एक दीवार है, जिसको हम पर्दा कह सकते हैं, जिसको हम घूंघट कह सकते हैं, जिसको हम नाम दे सकते हैं कि ये इन दोनों को सेपरेट करते हैं। ठीक है, और इसको एज अ लीगली माना गया है, क्योंकि हमने कहा है कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स एंड फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स। ठीक है, सॉरी लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई कि अभी ये अलग है, इसका मतलब क्या, क्योंकि देखो कंपनी
शेयर होल्डर ने तो शेयर होल्ड किया, डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो कंपनी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है, कोई भी उसने डेट इनकर किया है या कोई भी उसने कोई भी काम किया, तो उसके लिए शेयर होल्डर्स लायबल नहीं होंगे। उसने अगर कोई गलत काम किया तो उसके लिए शेयर होल्डर्स लायबल नहीं होंगे। ठीक है। अभी अभी इसका एक बहुत फेमस केस लो है जो कि है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। इस केस लो को आप अच्छे से सुनिएगा। सो अभी सैलमन करके एक बंदा होता है सैलमन करके एक बंदा होता है जो क्या कर रहा है, जो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है। वो पहले सिंगल हैंडेडली बिजनेस कर रहा था अपना एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब उसने क्या किया ना, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का प्लान किया है, एक पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का प्लान किया है। तो अभी पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स की जरूरत होती है? हमें 7 मेंबर्स की जरूरत होती है। तो वो क्या करता है, अपनी वाइफ, खुद को और अपने 4 सन्स एंड 1 डॉटर को क्या कर देता है, अपने मेंबर्स बना देता है फॉर अ पब्लिक कंपनी। और उसका नाम होता है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है। अभी वो सैलमन क्या करता है, अपनी जितनी भी एसेट्स होते हैं, जो कि पर्सनल जो एसेट्स है 38,782 पाउंड्स की, वो कंपनी को ट्रांसफर कर देता है। उस ट्रांसफर के अगेंस्ट वो 20,000 शेयर्स ले लेता है कंपनी के, एंड डिबेंचर्स ले लेता है 10,000 पाउंड्स के। ऐसा इस कंपनी के फैक्ट्स में है। ठीक है। एंड बाकी का जितना भी बैलेंस रहता है वो कैश में ले लेता है। एंड बाकी उसकी जो वाइफ है, उसके जो 4 बेटे हैं एंड एक डॉटर को, वो एक शेयर ले लेते हैं ईच पर्सन। ठीक है। सैलमन के पास कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर्स हैं। डिबेंचर्स हैं उसके पास 10,000 पाउंड्स के, एंड बाकी उसके पास कैश में है। ठीक है। अभी थोड़े टाइम बाद क्या होता है ना, थोड़े टाइम बाद कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, ड्यू टू मार्केट कंडीशन सही नहीं होती है इसलिए। तो कंपनी अगर लिक्विडेशन में चली गई, अब लिक्विडेशन के टाइम पे क्या होता है ना, हम पहले क्या करते हैं, हम पहले सिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पेमेंट करते हैं, एंड देन फिर हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता है ना, वो ये क्लेम करते हैं कि सैलमन को हम सिक्योर्ड क्रेडिटर कैसे मान सकते हैं। सैलमन जो था वो एक सिक्योर क्रेडिटर था, बट कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोल सकते हैं कि इसको आप क्यों मान रहे हो सिक्योर क्रेडिटर, सिक्योर क्रेडिटर इसको मत मानो और सीधा हमें पेमेंट दो 7,000 पाउंड्स का। बिकॉज सैलमन क्या है, सैलमन एमडी है कंपनी का। एंड सैलमन और सैलमन अलग नहीं है, क्योंकि सैलमन तो वही सैलमन जो पहले बिजनेस कर रहा था, सैलमन एंड सैलमन कंपनी भी वही बिजनेस कर रही है। तो इन दोनों को एक एक मान लेना चाहिए और उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं मानना चाहिए, और हमें पेमेंट पहले जाना चाहिए। ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का आर्ग्यूमेंट था। बट कोर्ट का जजमेंट आया, कोर्ट ने बोला कि कंपनी अलग पर्सन है, इसके सब्सक्राइबर से भी और इसके मेंबर से भी। भले ही कंपनी भले ही वही काम कर रही हो, वही बिजनेस कर रही हो जो जो सोल प्रोप्राइटरशिप में हो रहा था, बट स्टिल इसको अलग पर्सन का दर्जा दिया गया है, तो इसको सेपरेट पर्सन ही माना जाएगा। ठीक है। क्योंकि कंपनी किसी भी केस में एजेंट नहीं है मेंबर्स की। ठीक है। उसका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है। तो इस केस में जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का जो आर्ग्यूमेंट था उससे रिजेक्ट किया गया, एंड कंपनी ने कहा कि सैलमन को सिक्योर क्रेडिटर माना जाएगा, क्योंकि कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है। इसलिए तो हमारा सिक्योर कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि सैलमन अलग है एंड सैलमन एंड कंपनी अलग है, दोनों के बीच में एक दीवार है। ठीक है। अभी बट डेफिनेटली लॉ में कुछ ना कुछ, हर एक रूल के एक्सेप्शन तो पक्का ही मिलेंगे। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन लाइफ एज वेल एंड इन लॉ एज वेल। सो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट मतलब इस दीवार को हम कब तोड़ सकते हैं, दीवार टूटेगी कब, ये दीवार कब टूट सकती है, ये घूंघट कब उठ सकता है? तो ये घूंघट 5 केसेस में उठ सकता है। अभी ये पहली बात, तो हम घूंघट क्यों उठा रहे हैं, ये हम दीवार क्यों तोड़ रहे हैं? ये हम दीवार इसलिए तोड़ रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि इस दीवार के पीछे कौन काम कर रहा है। हम कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं देख रहे हैं, हम हमारे लिए अब कंपनी मैटर नहीं करती, कंपनी गई भाड़ में, कंपनी को हमने साइड में किया। कंपनी के अलावा हम देखेंगे कि इसके पीछे काम कौन कर रहा है, कौन है रियल पर्सन। क्योंकि रील में क्या दिख रही है हमें, कंपनी दिख रही है कि हाँ कंपनी काम कर रही है, कंपनी ये कर रही है, कंपनी वो कर रही है, बट इससे करवा कौन रहा है वो हम देखेंगे बाय लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वी। ठीक है। इसमें लॉ मेकर्स क्या करती है, कंपनी को इग्नोर करती है, एंड वो डायरेक्टली मेंबर्स या जो भी मेंबर काम कर रहे हैं इसके पीछे, उनको वो देखती है।
ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि आप हर केस में ही लिफ्टिंग कर सकते हो। देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जिसमें जिसमें 5 मेंशन किए हैं लॉ मेकर्स ने। 5 केसेस में हम क्या कर सकते हैं, हम लिफ्ट कर सकते हैं कॉर्पोरेट वे। तो वन बाय हम देखते हैं। पहला आता है हमारा टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी मीन्स क्या, कि वो हमारी एनिमी है या हमारी दोस्त है। अभी देखो डेफिनेटली आप ये कहोगे कि मैम कंपनी तो सेपरेट लीगल पर्सन है, ये कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना है जिसका इसका दोस्त भी होगा और दुश्मन भी। यस यू आर करेक्ट, क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है तो इसका दोस्त और दुश्मन नहीं हो सकता। दोस्त और दुश्मन तो हम जैसे लोगों के होंगे ना, इसलिए तो कंपनी की नहीं है। बट कंपनी को जो लोग चला रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बट इसको चलाने के लिए, इसके ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए लॉ मेकर्स ने अथॉरिटी किसको दी है, वो एजेंट्स को दी है, वो डायरेक्टर्स को, मेंबर्स को दिया है। बट उनके तो हो सकते हैं, डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स आर द ह्यूमन बीइंग्स, तो उनके एनिमी और उनके फ्रेंड तो हो सकते हैं ना। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी का कैरेक्टर क्या है, वो हमारी दोस्त है या दुश्मन है। इसके लिए एक फेमस केस लो है, डैम्बलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। इसका आप केस लो का नाम अच्छे से याद, क्योंकि अभी ये 5 केसेस में, हाँ, आपको हर हर केस लॉज है, फेमस केस लॉ है जो आपको याद करना, नाम भी याद रखने होंगे, उनके फैक्ट्स भी आपको समझने होंगे, और जजमेंट तो और इम्पोर्टेंट है, क्या जजमेंट पास किया वो भी हमें समझना होगा। सो डैम्बलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। अब इस केस में क्या होता है ना, जो कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी होती है वो इनकॉर्पोरेट होती है विद अ कैपिटल ऑफ 10,000 lakhs। कैपिटल कितनी है, ऑथराइज कैपिटल है मेरी 10,000 लाख, जो कि बाद में इंक्रीज कर दी जाती है 25,000 lakhs इन फुल्ली पेड अप शेयर्स, इन फुल्ली पेड अप शेयर्स। ठीक है। अभी क्या होता है ना, कंपनी को फॉर्म किया गया किस पर्पज के लिए, कि वो टायर टायर बेचेगी जर्मन में। टायर कहाँ बेचेगी वो, टायर बेचेगी वो जर्मन में। और कंपनी ने क्या किए, 25,000 lakhs में फुली पेड अप शेयर इतने थे ना, तो उसमें से 23,398 उसने शेयर्स तो अपने पास ही रखे। बाकी जो है, बाकी शेयर्स उसने डायरेक्टर को दे दिए। अब डायरेक्टर कितने थे, कितने डायरेक्टर ने होल्ड किए शेयर्स, 4 डायरेक्टर्स थे जिन्होंने कंपनी के शेयर होल्ड किए, जिसमें से था वन मिस्टर वोल्टर जो कि सेक्रेटरी थे, जो कि उनका जन्म हुआ था जर्मनी में, बट वो यूके में रह रहे थे। ठीक है, उनको यूके की सिटीजनशिप भी मिल गई थी। 4 में से 1 तो हमने देख लिया कि जर्मनी में रह रहे थे, बाकी 3 भी जर्मनी में रह रहे थे। सॉरी, 4 में से 1 जो है वो यूके में रह रहे थे, एंड 3 जो है वो हमारे जर्मनी में रह रहे थे। एंड उसमें से 1 जो है वो तो ब्रिटेन का था, एंड जो कि वहां से भाग गया था जब वॉर अनाउंस हुआ था, क्योंकि इसमें यूके एंड जर्मनी के बीच में जब भी वॉर अनाउंस हुआ था तब एक भाग के चला गया था। अभी इसमें क्या हुआ ना, अभी इसमें अगर आप देखोगे ना, तो हमारे 4 डायरेक्टर्स हैं वो मेजरली जर्मनी से ही कनेक्टेड है, क्योंकि 3 तो जर्मनी में रह रहे हैं। एंड हमारा जो पर्पस ऑफ सेलिंग, पर्पस ऑफ बिजनेस है, वो भी हम टायर बेचते हैं जर्मनी में। तो इस कोर्ट का जजमेंट ये आया है कि कंपनी को एनिमी कैरेक्टर मान सकते हैं, क्योंकि जो पर्सन इसको कंट्रोल कर रहे हैं ना वो जर्मनी के हैं, और वो एनिमी कंट्री के लिए, क्योंकि यूके के लिए तो जर्मनी एनिमी हुआ ना। डेफिनेटली इसलिए जो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो भी जर्मनी के हैं, तो इसीलिए उनको एज अ कंपनी, उनको एज अ एनिमी कंपनी की तरह देखिए, एज अ एनिमी पर्सन की देखेगी, क्योंकि इसका जो रियल कैरेक्टर है वो तो जर्मन का हुआ ना, क्योंकि जर्मनी के पर्सन इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये जर्मन कंपनी हुई ना। तो इसलिए इसको इसको एज अ एनिमी कैरेक्टर हम देख सकते हैं, क्योंकि कई बार भले कंपनी का कैरेक्टर हमें कैसे पता चलेगा, जो पर्सन इसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि ये हमारा एनिमी है या फिर हमारा फ्रेंड है। सो ये था केस लो डैम्बलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। सेकंड जिसमें हम कॉर्पोरेट लीड को लिफ्ट कर सकते हैं वो है प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्स, मतलब जो भी ड्यूटीज टैक्सेस या रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमें ये कॉर्पोरेट बिल को उठाना पड़ता है तो हम उठा सकते हैं। इसका भी एक फेमस केस भी है, दैट इज दिनशा मानिकजी पेटिट। अभी इसमें क्या होता है ना, दिनशा मानिकजी बहुत पैसे कमा रहे थे डिविडेंड और अपनी इंटरेस्ट इनकम से, बहुत पैसे कमा रहे थे, और उस पैसे पे उनको ज्यादा पैसे कमा रहे थे तो ज्यादा टैक्स भी भरना पड़ रहा था। अभी उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने उस पैसे पे टैक्स नहीं देने पड़े, इसलिए उन्होंने क्या किया ना, उसने डमी कंपनीज फॉर्म की। उन्होंने 4-5 कंपनी, बहुत सारे कंपनीज उन्होंने कंपनीज फॉर्म की,
एंड उन कंपनीज को इनकम ट्रांसफर करती है, अपनी इनकम ट्रांसफर कर दी, डिविडेंड इंटरेस्ट एंड उसके शेयर्स होल्ड कर दिए कंपनी के इनकम ट्रांसफर करने के अगेंस्ट। एंड ये कंपनीज क्या करती थी ना, ये कंपनीज इनको लोन दे देती थी, दिनशा मानिकजी पेटेंट। इन कंपनीज का और कोई सेपरेट बिजनेस नहीं था, ये बस इनसे इनकम आती थी उनके पास एंड वापस से लोन एज अ लोन दे देते थे। और उस लोन पे उनको एज अ इनकम ही आती थी, इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता था, उनकी ये इनकम टैक्स फ्री होती जा रही थी, टैक्स उनको देना ही नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अब अगर हम देखें तो कंपनी अलग है और हमारे दिनशा मानिक जी भी अलग है, बट दिनशा मानिक जी की इनकम वहां जाती है और इन कंपनीज का कोई और बिजनेस ही नहीं है, सिर्फ ये लोन देती है वापस ले लेती है, लोन देती है दिनशा जी को और वापस से इनकम ले लेती है। तो यही सब चल रहा था ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया ना, प्राइवेट कंपनीज को ऐसे देखा गया कि प्राइवेट कंपनीज तो सिर्फ एक मास्क है, सिर्फ एक मुखौटा है ना। इसलिए डिसाइड किया गया कि हम ये कॉर्पोरेट विन उठाएंगे और देखेंगे इसके पीछे कौन है, और इसके पीछे कौन थे, दिनशा मानिक जी थे। इसलिए इस इन कंपनीज को जेन्युइन कंपनीज नहीं माना गया, सिर्फ एक फ्रॉड माना गया, बट इट दीज वर अ शेम, दीज वर लाइक अ मास्क ओनली। तो इसलिए इस केसेस में हमने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, टैक्स प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर द गवर्नमेंट हमने ये कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करी। ठीक है, तो ये फेमस केस में आप याद रखिएगा, दिनशा मानिकजी पेटेंट कैस केस लो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। हमने दो देख लिए, एक तो टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ अ लीगल एंटिटी एंड कि वो एनिमी है या फ्रेंड है। सेकंड हमने देखा टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्सेशन। थर्ड हमारा टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, टू किसी भी अगर हम लीगल ऑब्लिगेशन को नहीं करना चाहते हो, उसके लिए हम कुछ ना कुछ पैतरे आजमा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम कॉर्पोरेट लॉ को उठा सकते हैं। इसके लिए भी एक बहुत बड़ा फेमस केस लो है, that is Workmen of Associated Rubber Industries versus Associated Rubber Industries Limited। अब इस केस में क्या हुआ था, देखो मैं बताती हूँ आपको। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड करके एक कंपनी थी, उसने क्या किया ना, उसने इनारको कंपनी के शेयर परचेज की। ठीक है, एसोसिएट रबर लिमिटेड ने क्या किया ना, उसने शेयर परचेज किया, मतलब उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब इसने शेयर्स परचेज किए तो उस शेयर्स के अगेंस्ट में इसको डिविडेंड भी मिलता था। किसको मिलता था डिविडेंड? एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज को लिमिटेड मिलता था, लिमिटेड को डिविडेंड मिलता था, मतलब उसकी डिविडेंड इनकम हुई जो इसके पीएनडल के क्रेडिट साइड में आ रही थी। पीएनडल के क्रेडिट साइड की इनकम से क्या होता था है ना, हमारी उस प्रॉफिट से हमारा बोनस जितना हमें पे करना है वो हमारा कैलकुलेट होता था। एट द रेट ऑफ 16% हम पे करते थे, जो भी हमारा प्रॉफिट इनकम आता था, वर्कमैन ऑफ द कंपनी को हम उतना पे करते थे। ठीक है, बोनस। बट उसके थोड़े टाइम बाद क्या हुआ था ना, थोड़े टाइम बाद जो इनार्को के शेयर्स थे ना, जो इनार्को के शेयर्स थे वो एक सब्सिडरी को 100% सब्सिडरी जिसका नाम था एरिल भावनगर लिमिटेड, एरिल भावनगर लिमिटेड को उसको ट्रांसफर कर दिए गए शेयर्स को। कंपनी ने अपने शेयर्स किसको ट्रांसफर किए? एरिल भावनगर लिमिटेड को, उसको सब्सिडरी बना लिया। अब क्या है ना, अब अगर डिविडेंड इनकम आ रही है तो इनार्को के पास ही आ रही है ना, इसलिए एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज के पास डिविडेंड इनकम नहीं आ रही है, डिविडेंड इनकम नहीं आ रही है तो उनके पीएनएल में कोई क्रेडिट अमाउंट आ ही नहीं रहा है एज अ डिविडेंड इनकम। तो हमारा पीएनएल कम हो गया, और पीएनएल हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो इसलिए हमारा बोनस अमाउंट भी कम हो गया। और बोनस अमाउंट कम हुआ तो डेफिनेटली वर्कमैन भी बोले ना कि अचानक से कहाँ गया प्रॉफिट, क्योंकि इसलिए क्योंकि उन्होंने एक डमी सब्सिडी बनाई जिसका और कोई काम नहीं था ऐसे, उसका बस इसलिए कि ये इनकम को डाइल्यूट किया हुआ है ऐसे। तो इसलिए जब जो वर्कमैन उनको 16% दिया जाता था, अब उनको सिर्फ 4% मिल रहा था। इसलिए जो वर्कमैन थे वहां के, उन्होंने ये केस दर्ज किया अगेंस्ट द कंपनी। एंड कंपनी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, वर्कमैन ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया कि ये जो कंपनी ने सब्सिडरी की है, उसको जो अपना इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ट्रांसफर किया, वो सिर्फ इसलिए किया ताकि वर्कमैन को बोनस कम देना पड़े, उसके अलावा उसका कोई और इंटेंशन नहीं था। इसलिए हम इस कंपनी का ये जो एक्ट, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, कंपनी और इसके शेयर होल्डर को हम अलग नहीं मानेंगे, क्योंकि कंपनी का कोई और काम ही नहीं है। तो इसीलिए हम इसको रिजेक्ट करेंगे और हम ये मानेंगे कि हम ये कॉर्पोरेट लिफ्ट कर रहे हैं टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। ओके,
सो ये हमारा थर्ड केस लो था इस पॉइंट के लिए, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। सो ये बहुत अच्छा केस लो था। देन फोर्थ आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडीज टू एक्ट एज एजेंट्स। अब इसमें क्या है, हमने क्या किया, हमने बेवजह हमने सब्सिडीज अपॉइंट की है जो हमारी एजेंट कंपनी। अब हमने देखा है कंपनी एजेंट नहीं है किसी की। जो डायरेक्टर्स हैं वो ट्रस्टी होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं, बट कंपनी ट्रस्टी नहीं है किसी भी कंपनी के। ठीक है। बट इस केस में क्योंकि एक्सेप्शन है, तो इस केस में हम ये मानेंगे कि हमारा एजेंट जो है वो लायबल नहीं होगा, प्रिंसिपल लायबल होगी। कि हम देखेंगे प्रिंसिपल क्या काम करवा रहा है इनसे, कंपनी को एजेंट बना रहे हो, और कंपनी के एजेंट बना रहे तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा कंपनी के पीछे, किसी ना किसी का हाथ तो हाथ होगा ना जो इससे काम करवा रहा है। तो उसको हम देखेंगे, उस इंसान को हम पकड़ेंगे और उसको हम सजा दिलवाएंगे, क्योंकि कंपनी तो निर्दोष है, कंपनी का तो कोई दोष नहीं है, उससे तो काम करवाया जा रहा है। तो इसलिए इस केस में प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ दैट कंपनी। इसका एक फेमस केस ना, दैट इज मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कंपनी लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। अब इसमें क्या होता है ना, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है जो कि मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी, वो क्या चाहती है, अपने व्हीकल्स के पास बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, उसके लिए उनको लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस चाहिए, बट वो अपने नाम पे नहीं कर पा रही लाइसेंस के लिए अप्लाई, और ड्यू टू मैनी रीजंस, वो आपके जाना जरूरी नहीं है, और वो नहीं कर पा रही। तो वो क्या करती है ना, अपना दिमाग चलाती है, वो क्या करती है, एक सब्सिडरी फॉर्म करती है, 100% सब्सिडरी फॉर्म करती है, और जितने भी अपने उसके पास व्हीकल होते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी के, वो सब्सिडरी को ट्रांसफर कर देते हैं। अब सब्सिडरी कंपनी के पास व्हीकल्स आ गए हैं तो उसका लाइसेंस लेना जरूरी है, तो वो ट्रांसपोर्ट कमीशन को क्या करती है, लाइसेंस की एप्लीकेशन लेती है कि हमारे पास ये व्हीकल्स हैं, इनका हमें लाइसेंस चाहिए। बट हम अगर देखें तो अगर हम ये कह सकते हैं ना कि हमारी सब्सिडियरी कंपनी अलग है, हमारी होल्डिंग कंपनी है वो अलग है, और इनके डायरेक्टर्स भी अलग है, बट नहीं, जो ये सब्सिडियरी फॉर्म के वो तो एज अ एजेंट अपॉइंट किया ना, क्योंकि लाइसेंस तो हमें लेने थे व्हीकल्स के, बट हम ले नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने सब्सिडीज फॉर्म की, अपने व्हीकल्स ट्रांसफर किए, और सब्सिडरी के नाम पे हम लाइसेंस इशू कर रहे हैं, लाइसेंस हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये रॉन्ग है। इसीलिए इस केस में हम पेरेंट और सब्सिडरी को एक ही मानेंगे, और जो लाइसेंस की जो एप्लीकेशन थी ना वो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें सब्सिडरीज को एज अ एजेंट काम कर रही है वो, इसके पीछे प्रिंसिपल तो वो कंपनी है ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो ओरिजिनल होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स हैं वो काम करवा रहे हैं, उनका ही तो दिमाग है ना कि हम ये सब्सिडी फॉर्म करते हैं और एप्लीकेशन कर देते हैं लाइसेंस की, जो कि गलत है। इसीलिए इस केस में इन दोनों को एक ही यूनिट माना गया, एंड जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट। एंड अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, कि अगर कंपनी को अगर फ्रॉड के लिए आपने फॉर्म किया है, या फिर आपने लॉ को ही डिफीट करने के लिए फॉर्म किया है, तो हम उसको कंसिडर, उसको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं देखेंगे, हम कॉर्पोरेट एंटिटी को नहीं देखेंगे, हम उसके पीछे जो रियलिटी में जो पर्सन है जो इसको चला रहे हैं, जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, हम उसको देखेंगे। ठीक है। अभी ना इसमें क्या है, इसका फेमस केस लो है, केस लो से आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। तो इसका फेमस केस लो है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। अब इसमें क्या होता है ना, हॉर्न एक बंदा होता है, हॉर्न करके बंदा जो एम्प्लॉय भी है एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर है गिलफोर्ड मोटर कंपनी का। क्या है, मिस्टर जो हॉर्न है वो एमडी भी है एंड एम्प्लॉय भी है। अभी एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है ना, एम्प्लॉयमेंट में तो कुछ नहीं था, बट जब एमडी था ना, एमडी के साथ जो अग्रीमेंट हुआ था वो एक कंडीशन पे हुआ था कि ये कभी कस्टमर सॉलिसिट नहीं करेगी, मतलब जो गिलफोर्ड मोटर कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ ऐसा काम नहीं करेगी जिससे गिलफोर्ड मोटर कंपनी के कस्टमर दूर भाग जाए। ऐसा नहीं है गिलफोर्ड कंपनी के कस्टमर्स दूर भाग जाए और उनके पास नहीं। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके बीच में, मिस्टर हून एंड गिलफोर्ड मोटर कंपनी के बीच में, कि वो जब भी या तो एमडी है तब भी, और वो एमडी नहीं भी रहे, मतलब जिस दिन वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी देना, तब भी उसके बाद ये क्लॉज तो एप्लीकेबल होगा कि वो कभी भी कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करे, सॉलिसिट एज कि वो कॉम्पिटिटर नहीं बनेंगे, बेसिकली बेसिकली नॉन कम्पीट क्लॉज बोल सकते हो आप, कि कम्पीट करने की कोशिश नहीं करेंगे। बट थोड़े टाइम बाद उन्होंने रेजिग्नेशन ले लिया, एंड रेजिग्नेशन के बाद उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने एक कंपनी फॉर्म कर, उनको पता था ना कि हाँ मैं तो compete नहीं कर सकता, बट मैं क्या करता हूँ, मैं कंपनी फॉर्म कर लेता हूँ अपनी, और फिर उससे वो काम करवा लूंगा जो गिलफोर्ड मोटर कंपनी काम कर रही है।
तो इसलिए उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की। अब उनको पता था कि मैं तो हो नहीं सकता शेयर होल्डर, क्योंकि ऐसे तो मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया ना, अपनी वाइफ को बना दिया एंड और उनका कोई बिज़नेस एसोसिएट था, उनको मेंबर बना दिया था। ठीक है? अब ये था, अभी हॉर्न का आर्गुमेंट, अभी उसने आर्गुमेंट भी दिए, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन तो सिर्फ़ मुझ पे था ना कि मैं नहीं कर सकता कम्पीट, बट मेरी कंपनी तो कर सकती है ना, कंपनी के साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। बट कोर्ट का ये जजमेंट आया, कोर्ट का ये जजमेंट आया कि हॉर्न ने सिर्फ compete करने के पर्पस से किया, और जबकि हॉर्न एंड जो कंपनी है हॉर्न की, वो दोनों एक ही है। हम इसमें ये देखें नहीं देखेंगे कि हॉर्न ने जो इनकॉर्पोरेट किया उस कंपनी क्या कर रही है। हम उस कंपनी की आइडेंटिटी को ऊपर हटा के, हम उस कंपनी से ऊपर उस पर्दे को हटा के हम देखेंगे कि मिस्टर हॉर्न ने ये किया है, और वो भी इसलिए किया है ताकि वो कस्टमर को ले जा सके गिलफर्ड कंपनी के कस्टमर को लेके वो compete करना चाहते हैं, जो कि गलत है। इसलिए इस केस में हमने गिलफर्ड मोटर कंपनी के आर्गुमेंट को उनको उनकी बात मानी एंड ये केस उनके फेवर में आया। गिलफर्ड मोटर कंपनी जो बोलता है कि हॉर्न ऐसा नहीं कर सकता, वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना उनका बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 2 टॉपिक्स देखे थे, दैट इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे करते हैं, एंड सेकंड हमने देखा था कि कॉर्पोरेट ऑफ लिफ्टिंग व्हील क्या है, एंड कब-कब हम ये लिफ्ट कर सकते हैं। 5 केसेस हमने देखे थे। एक हमारा जब हमें देखना हो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी का, सेकंड टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्सेशन, देन टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, एंड देन जब हमने एज एन एजेंट हमने सब्सिडियरीज इनकॉर्पोरेट किए तब, एंड फिफ्थ अगर हमने फ्रॉड करने के लिए लॉ को डिफीट करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट किया तो वो गलत है, जिसका फेमस केस था हमने देखा, गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। इनकेस आपको नहीं समझ आया तो आप अपने डाउट सेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। पढ़ाई करते रहना, खुश रहना।